ठीक है। तो जैसे कि कहा जाता है ना कि आदमी के पेट में जाने का रास्ता दिल से होता है, तो उसी तरह एक इंटेंसिविस्ट के लिए आदमी के तो दिल में जाने का रास्ता पेट से होता है, सॉरी। तो उसी तरह एक इंटेंसिविस्ट के लिए दिल में जाने का रास्ता 3 होता है। एक तो राइट इंटरनल जुगुलर वेन से जा सकते हैं, दूसरा सबक्लेवियन वेन से जा सकते हैं और तीसरा फीमोरल वेन से जा सकते हैं। ठीक है। तो जब भी हम लोग इंटरनल जुगुलर वेन की बात करते हैं तो इंटरनल जुगुलर वेन सबसे कॉमनली यूज होता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत सुपरफिशियल रहता है। ठीक है। अगर ब्लीडिंग होती है तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है और उसको अल्ट्रासाउंड से इजीली लोकेट कर सकते हैं। तो जो इंटरनल जुगुलर वेन है बेसिकली उसका क्या काम होता है कि हमारे ब्रेन में जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको वो हार्ट तक कैरी करता है। तो उसके कई अप्रोचेस होते हैं, जैसे सेंट्रल अप्रोच होता है, एंटीरियर अप्रोच होता है, पोस्टीरियर अप्रोच होता है। ये सारे अप्रोच बहुत डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा। ये सारे अप्रोच का रिलेशन होता है स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल से। यहाँ पे जो हमारे मसल्स होते हैं उसको स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड बोलते हैं। उसका एक स्टर्नल हेड होता है, एक क्लेविकुलर हेड होता है। तो उसके जब हम बीचों बीच जाते हैं तो उसको सेंट्रल अप्रोच बोलते हैं। उसके जब एंटीरियर जाएंगे तो एंटीरियर अप्रोच बोलेंगे और जब पोस्टीरियरली जाएंगे तो पोस्टीरियर अप्रोच बोलेंगे। ठीक है। तो ये 3 अप्रोच होते हैं क्या कहते हैं इंटरनल जुगुलर वेन का जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं। जो नॉर्मल प्रोसीजर हम लोग फॉलो करते हैं, पेशेंट को हेड लो पोजीशन मतलब ऑलमोस्ट 20 to 30 डिग्री हेड लो किया जाता है। क्यों किया जाता है? ताकि वीनस एनगॉर्जमेंट हो जाए। वीनस एनगॉर्जमेंट का ये मतलब होता है कि जो शरीर में पूरा ब्लड है वो वाला थोड़ा सा यहाँ पे वीनस टेसिस हो जाए और वो हमें अल्ट्रासाउंड से जो वेन शायद इतनी दिखी, अगर हम लोग खड़े रहेंगे तो वो वेन कोलैप्स रहता है। जब एक पेशेंट को लेटाया जाता है वो सेमी फुल होता है और जब पेशेंट को हम लोग और हेड डाउन कर देते हैं तो वेन एनगॉर्ज कर जाता है, मतलब वेन फुल हो जाता है। वेन फुल होगा तो उसका एक्सेस इजी होता है। जब हम लोग पंक्चर करते हैं तो उसका प्रोबेबिलिटी कि वो इंटरनल जुगुलर वेन हम लोग को इजीली मिल जाए अप्रोच में वो आसान होता है। तो इसीलिए जब भी हम लोग इंटरनल जुगुलर वेन का कैनुलेशन करते हैं हेड डाउन पोजीशन किया जाता है। ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन। ठीक है। या फिर तो हेड ये हेड डाउन पोजीशन। तो जब आप हेड डाउन करेंगे उसके बाद हमें कैरोटिड आर्टरी को पल्पेट करना होता है और उसके लैटरल जाना होता है। जब भी इंटरनल जुगुलर वेन हमारे ब्रेन से निकलता है तो इंटरनल जुगुलर वेन, कैरोटिड आर्टरी और वेगस नर्व तीनों मिलकर कैरोटिड शीथ बनाती है, यहाँ पे होती है हमारी। तो ये कैरोटिड शीथ वहाँ से नीचे आती है। तो वेगस नर्व अपना नीचे गया और इंटरनल जुगुलर वेन उसके साथ में रहता है और मीडियली इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होती है। ये बेसिक एनाटॉमी में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो आर्टरी के लैटरली वेन होता है, तो हमें आर्टरी के हमेशा लैटरली जाना है। डायरेक्शन मेल्स में कहा जाता है टुवर्ड्स द इप्सिलेटरल निप्पल। तो वो निप्पल के डायरेक्शन में जब हम नीडल को लेके जाएंगे 30 डिग्री पे मिल जाएगा। विद द एडवेंट ऑफ अल्ट्रासाउंड मशीन हम लोग ने ये लैंडमार्क अप्रोच छोड़ दिया। अब हम लोग नहीं कुछ करते हैं, पेशेंट का आर्टरी को पल्पेट भी नहीं करते हैं। अल्ट्रासाउंड का प्रोब डाला, दो स्ट्रक्चर दिखते हैं, एक आर्टरी एक वेन। जो कोलैप्स होता है, जिसको प्रेशर देंगे और जो कोलैप्स हो जाएगा वो वेन होता है। जहां वो वेन दिखा 90 डिग्री या 70 डिग्री पोजीशन में हमने नीडल को डाला, उसके अंदर कंटिन्यूअस एस्पिरेशन में रखेंगे। जैसे एस्पिरेट पॉजिटिव आता है हमने उसको गाइड वायर डाल के कैनुलेट कर दिया जाता है। ठीक है। कोई भी प्रोसीजर बिना कॉम्प्लिकेशन के नहीं होता है। कहीं भी सेंट्रल लाइन डाला जाता है, सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है कैरोटिड आर्टरी का पंक्चर करना। ठीक है। बहुत कॉमन है, जब भी कोई स्टार्ट करता है बहुत कॉमन है कैरोटिड आर्टरी का पंक्चर करना। उससे मैसिव ब्लीडिंग, लाइफ थ्रेटनिंग ब्लीडिंग हो सकती है। दूसरा कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है न्यूमोथोरैक्स। न्यूमोथोरैक्स का ये मतलब होता है कि जो हमारे पैराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा है उसके बीच में हवा का जमावड़ा हो जाना। नॉर्मली हमारे पैराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा के बीच में -5 to -6 सेंटीमीटर ऑफ वाटर का प्रेशर रहता है, मतलब नेगेटिव प्रेशर रहता है। वो जब पॉजिटिव हो जाएगा तो पेशेंट सांस नहीं ले पाएगा, लंग कोलैप्स कर जाते हैं। इसको बोलते हैं न्यूमोथोरैक्स। तो न्यूमोथोरैक्स एक बहुत कॉमन कॉम्प्लिकेशन है इंटरनल जुगुलर वेन अप्रोच का। उससे भी सबक्लेवियन अप्रोच में ज़्यादा होता है, बट इंटरनल जुगुलर में भी काफ़ी कॉमन होता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है। और कॉम्प्लिकेशन क्या होता है? हीमोथोरैक्स होता है। कई बार हम लॉन्ग टर्म जब वेसल को कैथेटर को रखते हैं तो उसमें उस केस में थ्रोम्बोसिस हो जाता है। और एक बहुत कॉमन टर्मिनोलॉजी है जो आप सबको जानना चाहिए, CRBSI या फिर CLBSI। कभी भी आप इसको गूगल कीजिएगा, उसमें आपको IDSA के गाइडलाइन, CDC के गाइडलाइन, ये सब आपको पढ़ के रखना है कि कैथेटर को कैसे मैनेज किया जाता है। सेंटर फॉर डिजीज रिसर्च एंड कंट्रोल बहुत लंबे चौड़े गाइडलाइन आपको देंगे जिसमें कि ये सिखाया जाता है कि कैसे सेंट्रल लाइन को मैनेज किया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं ऑफकोर्स इस लेक्चर में बताऊंगा, सारी बातें बताना पॉसिबल नहीं होगी, वो इस लेक्चर के स्कोप के बाहर की होगी।
तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, न्यूमोथोरेक्स हो सकता है, हीमोथोरेक्स हो सकता है, आर्टरी पंक्चर हो गया, इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन के लिए मैंने बोला कैथेटर रिलेटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, जिसको मैंने CRBSI बोला, वो होता है कैथेटर रिलेटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, और या फिर सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, जिसको क्लैब्सी बोलते हैं। ठीक है, तो CRBSI और क्लैब्सी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको सेंट्रल लाइन में जानने चाहिए। ये वाला जब भी हम सेंट्रल लाइन का केयर अच्छे से नहीं करते हैं, उसको उसके हब को स्क्रब नहीं करते हैं या उसको अच्छे से मेंटेन नहीं करते, तो ये CRBSI या क्लैब्सी के कॉम्प्लिकेशंस बहुत कॉमनली होते हैं। उसका केयर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। और क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है जब हम इंटरनल जुगुलर वेन अप्रोच यूज करते हैं? जब लेफ्ट साइड में डालते हैं, लेफ्ट साइड में थोरेक्सिस डक्ट होता है जो कि लगभग उसके जस्ट नीचे होता है लेफ्ट साइड में, काइलोथोरेक्स जिसको बोलते हैं। तो वो काइलोथोरेक्स हो सकता है अगर लेफ्ट साइड में इंटरनल जुगुलर वेन में कोई कैथेटराइज कर रहा है तो। दूसरा जो अप्रोच होता है फीमोरल वेन, मोस्ट कॉमनली यूज्ड, ये वन ऑफ द इजीएस्ट अप्रोच होता है। जो नीचे हमारे पैरों के वहाँ पे एक होता है इनग्वाइनल लिगामेंट। ठीक है, इनग्वाइनल लिगामेंट के वहाँ पे जो आर्टरी का और वेन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मीडियली वेन रहता है, लेटरली आर्टरी रहती है। तो जस्ट आर्टरी पे पाल्पेट करके आप अगर मीडियली जाएंगी तो वहाँ पे फीमोरल वेन मिलता है, वो भी काफ़ी अच्छा खासा बड़ा वेन होता है। वेरी कॉमनली यूज्ड अप्रोच, स्पेशली फॉर जो इनिशिएट करता है लाइन डालना, उसके लिए बहुत ईजी रहता है, बहुत आसान रहता है। आप लोग भी कभी भी सैंपल निकालने के लिए वो अप्रोच का यूज़ कर सकते हैं अगर पेशेंट का कहीं भी सैंपल नहीं निकल रहा है। दिस इज़ वन ऑफ द वेन्स जहाँ से आप लोग को ईजिली सैंपल्स मिल जाएंगे। हालांकि फीमोरल कैथेटराइजेशन में इन्फेक्शन का रिस्क ज़्यादा रहता है और इसको मेंटेनेंस स्पेशली इन ओबीज पेशेंट्स थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखें जब भी फीमोरल वेन में सेंट्रल वेनस लाइन ये डाला जाता है। इसके भी कॉम्प्लिकेशंस ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, कुछ अलग होते हैं। सिंस ये इनग्वाइनल लिगामेंट के पास में होता है तो स्क्रोटल हेमरेज हो सकता है, बाउल परफोरेशन हो सकता है, रिट्रोपेरिटोनियल हेमरेज हो सकता है, किडनी को तक लोग इंजर कर देते हैं, और छोटे छोटे वेन और आर्टरी का इंजरी तो बहुत कॉमन है। इसके लिए सेफ्टी क्या यूज़ कर सकते हैं हम लोग? अल्ट्रासाउंड का यूज़ कर सकते हैं। आज के डेट में अल्ट्रासाउंड उतना ही यूजफुल है जितना पहले लैंडमार्क होता था। तो आज के डेट में हम लोग लैंडमार्क बेस्ड सेंट्रल वीनस कैथेटराइजेशन नहीं करते हैं, सब कुछ अब अल्ट्रासाउंड बेस्ड करता है। दुनिया बहुत एडवांस्ड हो गई है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट सबक्लेवियन अप्रोच होता है। सबक्लेवियन बेसिकली हमारे यहाँ पे एक्सिलरी वेन होता है, हाथों से एक्सिलरी वेन आता है, फिर वो इस जब क्लेविकल को क्रॉस करता है फिर सबक्लेवियन बन के अंदर जाता है, फिर वो आईजे के साथ मिलकर राइट एट्रियम में ड्रेन करता है। तो ये एक डिफिकल्ट अप्रोच में आता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्योंकि ये मोर और लेस ब्लाइंड अप्रोच होता है। इसको हम लोग अल्ट्रासाउंड गाइडेड, हालांकि इसका लोग करते हैं बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट इवन अल्ट्रासाउंड गाइडेड, क्योंकि हम प्रेशर नहीं दे सकते, वेन को कोलैप्स नहीं कर सकते। तो ये थोड़ा सा रिलेटिवली न्यूअर अप्रोच है एंड डिफिकल्ट अप्रोच होता है, और इसमें कॉम्प्लिकेशन रेट भी रिलेटिवली इंटरनल जुगुलर और फीमोरल के रिलेटिवली काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो सबक्लेवियन वेन अप्रोच इज ऑलवेज डिफिकल्ट बट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर किसी को इंटरनल जुगुलर या फीमोरल नहीं मिल रहा है तो सबक्लेवियन वेन अप्रोच यूज़ कर सकते हैं। इस अप्रोच की खासियत क्या होती है कि अगर कोई पेशेंट, ट्रॉमा का पेशेंट आता है जिसके कि सबक्लेवियन फीमोरल सब कुछ कोलैप्स हो चुका है, उसमें सबक्लेवियन मिल जाता है। क्यों? क्योंकि वो क्लेविकल और फर्स्ट रिब के बीच में रहता है और वो उस वेन को स्टेंट करके रखता है, मतलब फाशा उसको खींच के रखते हैं। तो ये एक ऐसा वेन है जो बॉडी में कभी भी कोलैप्स नहीं करती है, हमेशा ओपन रहती है। अगर पेशेंट का बीपी 40/20 भी आ रहा है तो ये वेन ओपन रहेगी। तो दिस इज द ओनली बेनिफिट जब अगर किसी को कुछ नहीं मिल रहा है तो सबक्लेवियन अप्रोच। इसके दो अप्रोचेस होते हैं, इंफ्राक्लेविकुलर और सुप्राक्लेविकुलर। इंफ्राक्लेविकुलर में क्या करते हैं हम लोग, ये क्लेविकल के लैंडमार्क को यूज करते हैं और उसके नीचे हम लोग ऑलमोस्ट मीडियल 2/3 और लेटरल 1/3 का जो जंक्शन है उसे 1 to 2 सेंटीमीटर नीचे जाके वी वॉक अराउंड द रिब एंड देन डायरेक्शन कॉन्ट्रालेटरल रिब के डायरेक्शन में होता है और उससे हम लोग चेस करते हैं। सारे के सारे केसेस में 15 to 30 डिग्री का ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन मेंटेन करना है और स्कैपुला के नीचे एक छोटा सा बेड रोल देना होता है ताकि पोजीशन बेटर हो जाए। ठीक है, और ये हो गया इंफ्राक्लेविकुलर। जो सुप्राक्लेविकुलर अप्रोच है वो क्लेविकल के ऊपर से होता है। अगेन उसमें भी हम लोग मीडियल 2/3 लेटरल 1/3 के जंक्शन को लेंगे या लेटरल हेड ऑफ स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड को लेके टुवर्ड्स द कॉन्ट्रालेटरल निप्पल हम लोग उसको डायरेक्ट करेंगे, वहाँ पे वो वेन रहता है और ये हो जाता है। इसके कॉम्प्लिकेशंस भी सेम है, न्यूमोथोरेक्स हो सकता है, आर्टेरियल पंचर, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं।
और इसका आप केयर कैसे करें। आप लोग के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक सेंट्रल लाइन अगर किसी भी पेशेंट में, चाहे वो पेशेंट वार्ड में हो सकता है, आईसीयू में हो सकता है, यहाँ पे हम लोग बहुत जल्दी कीमो वार्ड स्टार्ट करेंगे, तो कीमोथेरेपी वार्ड में बहुत सारे सेंट्रल लाइन, पीक लाइन्स आपको दिखेंगे, तो उसको मेंटेन कैसे करना है। सबसे पहली बात कि ये देखना है कि उस पेशेंट को सेंट्रल लाइन की ज़रूरत है या नहीं है। बेकार के सेंट्रल लाइन नहीं डालने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले डालने से पहले हम ये सोचेंगे कि उसको ज़रूरत है या नहीं है। अगर ज़रूरत है तभी डालें, पहली चीज़। अगर डाल रहे हैं तो उसमें पूरे सेफ्टी प्रिकॉशंस लेके डालें। सेफ्टी प्रिकॉशंस का क्या मतलब होता है, जो डाल रहा है वो कैप पहने, मास्क पहने, स्टीराइल ग्लव्स पहने, जो अल्ट्रासाउंड की प्रोब होता है उसको भी स्टेरिलिटी मेंटेन करे। अंडर आइडियल कंडीशंस उसके जो वायर होता है उसमें एक कैमरा कवर लगता है और उसका हेड भी उससे कवर होता है, तो वो स्टेरिलिटी 100% मेंटेन करता है। जब हम लोग ड्रेप करते हैं पेशेंट को, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर नेक में लाइन डालना है तो बस ऊपर से यहाँ तक ड्रेप किया। इट हैज़ टू बी हेड टू टो ड्रेपिंग, और उसमें जो छेद होना चाहिए बस यहीं पे होना चाहिए जहाँ पे लाइन डालना है पेशेंट को। तो सिर से लेकर पैर तक पेशेंट कवर्ड होना चाहिए अगर सेंट्रल लाइन पड़ रहा है, तो ये आपको मेंटेन करना है। तीसरी चीज़ क्या मेंटेन करनी है कि जब डाला जा रहा है तो कहीं भी ब्रीच नहीं होना चाहिए स्टेरिलिटी का, ठीक है। अगर कहीं भी ब्रीच होता है इमीडिएटली डॉक्टर को डायरेक्ट करना है, आप आपने कंडक्ट ब्रीच किया, आप स्टेराइल ग्लव्स चेंज करो, ठीक है। कैथेटर्स वगैरह सब कुछ अच्छे से अरेंज होना चाहिए, वो उसका स्टेरिलिटी कभी भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। एक बार डलने के बाद अगर उसमें ब्लीडिंग हो रही है तो कुछ देर के लिए गॉज पीस हम रखेंगे, उसके बाद इट हैज़ टू बी कवर्ड बाई ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग, जो दिखना चाहिए। क्यों दिखना चाहिए, एक दिन बाद सपोजिटली वहाँ पे छोटा सा इराइदिमा फॉर्म हो रहा है, टेंडरनेस हो रहा है, रेडनेस आ रहा है, वो आपको इन्फॉर्म करना है कि यहाँ पे इन्फेक्शन का सोर्स लग रहा है और इस चीज़ को हम लोग को रोकना पड़ेगा। कोई एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट या क्रीम नहीं लगानी होती है, ये सेंट्रल लाइन के साइड में कोई एंटीबायोटिक की क्रीम नहीं लगानी होती है। एक मैन्यूवर होता है जिसको बोलते हैं स्क्रब द हब। स्क्रब द हब का ये मतलब होता है कि जो पोर्ट्स होते हैं, छोटे छोटे जो 3 पोर्ट्स होंगे या 4 पोर्ट्स होंगे, वो सारे पोर्ट्स को आपको स्क्रब करना है। वो क्लोरहेक्सिडिन 0.5% से ऊपर का सोल्यूशन यूज करना है, अल्कोहल बेस्ड सोल्यूशन यूज करना है और उसको 15 सेकंड तक एक स्क्रब को क्लीन करना है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट होता है। हर रोज सेंट्रल लाइन के साइड को देखना है, विजुअल एग्जामिनेशन। क्या देखना है, रेडनेस आ रहा है कि नहीं, इराइदिमा आ रहा है कि नहीं, टेंडरनेस है कि नहीं, पेन है कि नहीं, ठीक है। ये सारी चीजें देखनी है। दूसरा और एक चीज क्या होता है, क्लोरहेक्सिडिन बाथ। क्लोरहेक्सिडिन बाथ का ये मतलब होता है कि किसी पेशेंट को अगर सेंट्रल लाइन डली है, ऐसा नहीं कि उस आईसीयू में पेशेंट तो नहाएगा नहीं, आप लोग को उसको क्लोरहेक्सिडिन बेद यूज करना पड़ेगा, तो वाइप्स यूज करते हैं हम लोग। तो वो अराउंड द सेंट्रल लाइन एरिया जहाँ पे आपका गॉज पीस नहीं है, उस पूरे एरिया को हम लोग क्लोरहेक्सिडिन वाइप से क्लीन करते हैं, ठीक है। अच्छे से क्लीन करेंगे, अलग वाइप लेके क्लीन करेंगे। जब ड्रेसिंग चेंज किया जाता है, एक ख्याल रखना चाहिए कि ड्रेसिंग ऐसे नॉर्मली खींच के नहीं, उसका तरीका होता है। ड्रेसिंग चेंज करने का क्या तरीका है, आपने पहले तो अपने स्टेरिलिटी मेंटेन किया, हाथ में स्टेराइल ग्लव्स पहने, उसके बाद सपोजिटली यहाँ पे अगर पट्टी पड़ी हुई है और इंसर्शन साइट यहाँ पे है और यहाँ पे पट्टी पड़ी हुई है, तो ऊपर से खींचना है, ठीक है। जब ऊपर से लाके नीचे आप खींचोगे तो आपको इंसर्शन पॉइंट दिखेगा, वो इंसर्शन पॉइंट के नजदीक में हाथ से टच नहीं करना है, उसके चारों ओर से पूरे पट्टी को निकालना है और इंसर्शन साइट के सेंट्रल एरिया को हाथ से नहीं पकड़ के किसी और आप चीज से पकड़ के पूरा का पूरा ड्रेसिंग खोलेंगे, उसको फिर क्लीन करेंगे और फिर नया ड्रेसिंग यूज करेंगे, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट साइज होता है। और एक क्या इंपॉर्टेंट होता है कि ड्रेसिंग को रिप्लेस कब करना है। ऐसा नहीं कि हर रोज ड्रेसिंग को रिप्लेस करना है। 72 आवर्स तक हम लोग एक ड्रेसिंग को रख सकते हैं। अगर उसमें सॉइलिंग आ रहा है तो 72 आवर्स से पहले आप रिप्लेस कीजिए, अदरवाइज आप 72 आवर्स तक उसको रख सकते हैं, उससे ज़्यादा भी रखा जा सकता है। तो हैंड हाइजीन सबसे इंपॉर्टेंट है, बिना हैंड हाइजीन के कोई भी सेंट्रल लाइन मेंटेन नहीं हो सकता है। हैंड हाइजीन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जो 5 मोमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन है उसको ऐसे ही नहीं बनाया गया है, जो बिफोर टचिंग द पेशेंट, आफ्टर टचिंग द पेशेंट, बिफोर टचिंग द पेशेंट सराउंडिंग, तो बिफोर एनी स्टेराइल प्रोसीजर्स, हर चीज़ के लिए आपको 5 मोमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन याद रखना है। सेंट्रल लाइन के साइड को क्लियर रखना है, वहाँ पे ना रेडनेस होना चाहिए, ना ब्लीडिंग आना चाहिए, हब्स को क्लीन रखना है। और एक चीज़, अगर किसी पेशेंट को टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन चल रहा है तो टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन वो साइड का इन्फेक्शन का रेट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू वो साइड जिसमें नॉरेट चल रहा है, तो उसको आपको अच्छे से ध्यान दे के क्लीन रखना है, मेंटेन करना है, जिसमें पेरेंटल न्यूट्रिशन चल रहा होता है, ठीक है।
तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मानी जाती है। तो अगर हम लोग अच्छे से हैंड हाइजीन, स्टेरिलिटी, स्क्रब द हब, इंसर्शन प्रोसीजर को ठीक करें, मेंटेनेंस प्रोसीजर को ठीक करें, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारा CRBSI या क्लैप्सी का रेट कम होना चाहिए, ठीक है। एंड इट इज़ वन ऑफ द थिंग्स जो कि विच इज़ कंसिडर्ड एज नो इंसिडेंट टू वेरी लेस इंसिडेंट इन ICU, होना नहीं चाहिए। तो अगर हो रहा है तो इशू है और उसको हमें अवॉइड करना है। तो इस तरह से हम अवॉइड करेंगे जो जो मैंने प्रोसीजर्स बताए, स्क्रब द हब, इंसर्शन टाइम में आपको स्टेरिलिटी मेंटेन करना है, ड्रेसिंग चेंज में स्टेरिलिटी मेंटेन करना है, ड्रग्स देने में स्टेरिलिटी मेंटेन करना है, ब्लड सैंपल्स लेने में भी स्टेरिलिटी मेंटेन करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई कहा जाता है कि अब 10 ml का सिरिंज यूज़ नहीं करना होता है जब भी आप सेंट्रल लाइन से आप निकालो, ठीक है। तो इस सब का बहुत डीप रीजंस होता है। तो आपको ऐसा नहीं कि उसको जैसे मन उसको यूज़ किया सेंट्रल लाइन को, उसको काफ़ी एहतियात से यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि उसका जो इन्फेक्शन होगा वो आपको स्ट्रेट, एक एंडोकार्डाइटिस इज वन ऑफ द वेरी कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो हम लोग जनरली नहीं देखते हैं, बट हो सकता है अगर आपने अच्छे से मेंटेन नहीं किया सेंट्रल लाइन को। तो इवन एंडोकार्डाइटिस इज वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस जो आप सेंट्रल लाइन इंसर्शन से हो सकता है। तो अगर ये सारी चीज़ों को बचाना है तो हमें डालने में प्रिकॉशन मेंटेन करना पड़ेगा और उसको मेंटेनेंस में प्रिकॉशन मेंटेन करना पड़ेगा। और एक चीज़, यूज ओनली टिल इट इज रिक्वायर्ड। इसका मतलब ये होता है कि जिस दिन आपको लग रहा है कि पेशेंट को कोई KCL नहीं चल रहा है, नॉरेट बंद हो चुका है, कोई पेरेंट्रल न्यूट्रिशन नहीं चल रहा है, तो आप हमेशा डॉक्टर को बोले कि अब इसकी ज़रूरत नहीं लग रही, अब हम इसको निकाल सकते हैं। अर्ली रिमूवल ऑफ सेंट्रल लाइन अगेन एक बहुत अच्छा टेक्निक होता है क्लैप्सी या CRBSI को रोकने के लिए, ठीक है। तो ये सारे मेथड फॉलो करके हम लोग रोक सकते हैं कोई भी कैथेटर रिलेटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शंस को, ठीक है। ओके, थैंक यू।